अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहे अल्लाह ताला की हिफाजत में रहे। ये दिसंबर की एक सर्द रात थी और मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ अपने ही ख्यालों में गुम था। न जाने आज क्यों बार बार उस घर का ख्याल मेरे जहन में कूद रहा था। शायद कुदरत मेरे जरिए उस पुरस्रार और अजीबो गरीब मकान को जाहिर करना चाहती थी। वो चीखें अब भी मेरे जहन में गूंज रही थी और मैं अंदर ही अंदर से खुद को खाए जा रहा था। आखिर ऐसा क्या राज था कि उस सुर्ख मकान से हर रात कई औरतों के चीखने की आवाज आया करती थी। शुरू शुरू में तो मैं बहुत डरा करता, लेकिन अब मैं इस सबका आदी हो चुका था। मेरे ख्याल में यूं कहना मुनासिब होगा कि मैं अब मुकम्मल तौर पर एक जहनी मरीज बन चुका था। मैंने ये राज कई बार अपने घर वालों को बताने की कोशिश भी की, मगर मेरी बातों पर कौन यकीन करने वाला था। लेकिन अगली सुबह तमाम लोगों को मेरी बातों पर यकीन करना ही पड़ा, जब पुलिस हर जगह चौकीदार को तलाश करने के बाद उसे कहीं भी ना ढूंढ पाई। ये ख्वाब था या हकीकत, लेकिन मुझे और सब लोगों को अब इस पर यकीन करना ही था। मेरा नाम उसामा है और मैं बिहाड़ी में रहता हूँ। ये वाकया मेरे साथ उस वक्त पेश आया जब मेरी उम्र 16 बरस की थी। मुझे आज भी वो खौफनाक और सर्द रात याद है, जब कदमों की चाप की खटखट मेरे कानों में बार बार सुनाई दे रही थी। अगले ही लम्हे एक जोरदार आवाज सर्द रात के इस भयानक माहौल को तोड़ते हुए गूंजी, जागते रहना, जागते रहना। ये शायद हमारे मोहल्ले का चौकीदार था, जो ऊंची ऊंची आवाज में सबको जागने की ताकीद कर रहा था। इस भयानक माहौल में चौकीदार की आवाज से पूरा मोहल्ला गूंज उठा था और मैं अपने बिस्तर पर ही थर्रा गया था, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर बाद उस पुरस्रार घर में चीखों का सिलसिला शुरू होने वाला था। चौकीदार की आवाज खत्म होते ही फिर से वही सकूत पूरे माहौल को अपने लपेट में लेने लगा। चौकीदार ने अपनी टार्च को बुझाकर गोद में रख लिया और अपने बैठने की जगह को साफ करके अपने पैरों पर कंबल ओढ़ लिया। उसने एक आखिरी बार बुझी हुई आग को जलाने की कोशिश की और लकड़ी के एक टुकड़े से आग को कुरेदने लगा। खैर, कुछ देर की मेहनत के बाद आग दोबारा से जल उठी और वो अपनी आंखें बंद करके आग सेकने लगा। शायद वो किसी गहरी सोच में मुब्तला था। इस वक्त वो दुकान के एक थड़े पर बैठा हुआ खुद को मामूल पर लाने की कोशिश कर रहा था। अगले ही लम्हे चौकीदार ने अपनी आंखें खोल दी और चौकन्नी नजरों से अपने इर्द गिर्द देखने लगा। उसे शायद किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था, या फिर उसके हसास कानों ने एक मदन सी आवाज सुनी थी, जैसे ये आवाज कहीं दूर से आ रही हो। शायद ये पायल की झनकार थी, लेकिन इस आवाज ने चौकीदार की आंखों को एक मैनीखेज गर्दिश दी। वो एक लम्हे को ठिठका और आवाज की जानिब अपने कान लगा दिए। अभी वो आवाज की सिमत का तयन कर रहा था कि वही आवाज उसे दोबारा अपने पास से ही सुनाई दी। उसने जल्दी से अपनी टांगों पर ओढ़ा हुआ कंबल उतार फेंका और मोटा सा डंडा उठाकर फौरन से पहले अपनी टार्च को जला लिया, क्योंकि उसे वो पायल की झनकार बिल्कुल अपने करीब से महसूस हुई थी। वो उस दुकान वाले थड़े से नीचे उतरा और आवाज की सिमत बढ़ गया, लेकिन जैसे ही वो आवाज की सिमत चला तो वो आवाज उससे दूर होती गई। लेकिन चौकीदार ने भी आज दिल में ठान ली थी। वो आवाज का ताक़ुब करते हुए उसी सिमत चलने लगा, लेकिन अगले ही लम्हे उसके जहन में आने वाले ख्याल ने कुछ देर के लिए उसके कदम रोक लिए। हो सकता है कि ये कहीं चोर उचक्कों की कोई चाल ना हो, चौकीदार अपनी जगह से हट जाए और वो अपना काम कर जाए। इस ख्याल ने अचानक ही चौकीदार के कदम रोक दिए थे और फिर से खामोशी की आवाज को महसूस करने लगा। लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर न रही। उसी वक्त एक पायल की झनकार फिर से पूरी फिजा में गूंज गई। खौफ के मारे चौकीदार के जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई और उसने झिंझलाकर फिर से एक आवाज लगाई, जागते रहना, जागते रहना। लेकिन अब की बार उसकी आवाज में एक अजीब सी लर्जिश थी। शायद वो खौफजदा हो चुका था। वो फौरन ही अपनी जगह की तरफ वापस पलटा और तेज तेज चलता हुआ वापस अपनी जगह पर आया। अगले ही लम्हे उसे हैरत का एक झटका लगा, क्योंकि अपनी जगह पर उसने किसी और को कंबल ओढ़े देखा था। ये जो कोई भी था, उसने मुकम्मल तौर पर चौकीदार का कंबल अपने सर के ऊपर लपेट रखा था, लेकिन उसके पैर अब भी नंगे थे।
अगले ही लम्हे चौकीदार की आंखें हैरत से फटती चली गईं, क्योंकि उन पैरों में पायल देखकर वो मुकम्मल तौर पर हैरान हो चुका था। रात के इस पहर एक औरत, वो भी उसके कंबल में। आखिर आखिर ये कौन थी? वो गहरी सोच में मुब्तला हो गया। कड़ाके की सर्दी के बावजूद उसके माथे पर अब पसीना आने लगा था। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा जोर से जमीन पर दे मारा, लेकिन वो पायल वाली औरत जू की तू लेटी रही। उसके सोने में कोई भी फर्क न आया था। चौकीदार ने फौरन ही अपने खौफ पर काबू पाया और आगे बढ़कर जैसे ही कंबल उतारने की कोशिश की तो एक जोरदार चीख मारकर पीछे की जानिब हट गया। ये चीख इतनी भयानक थी कि मैं अपने बिस्तर में ही कांप गया। करीब था कि चौकीदार बेहोश होकर गिर जाता, लेकिन औरत ने बढ़कर उसे थाम लिया। उसने कांपते हुए एक आखिरी नजर उस औरत पर डाली तो वो हैरान हो गया। कितनी खूबसूरत औरत थी, लेकिन वो तो उससे खौफ खा रहा था, क्योंकि अभी एक लम्हा पहले जब उसने कंबल हटाया तो वो बहुत ही डरावनी और खौफनाक नजर आई थी। चौकीदार को इस हालत में देखकर उस औरत ने एक जोरदार कहका लगाया। लगता है शायद तुम मुझसे डर गए हो। उसकी आवाज की जलतरंग पूरी फिजा में गूंज गई थी। मैं मैं त, त, वो तुम कौन हो? वो उस खूबसूरत हसीना की आवाज के शहर में एक लम्हे में ही जकड़ा जा चुका था। तुम कौन हो और यहाँ मेरी जगह पर क्या कर रही हो? उसने खौफजदा और घबराए हुए लहजे में उस खूबसूरत हसीना को देखते हुए कहा, मगर वो हसीना अपनी खूबसूरत और बड़ी बड़ी आंखों से उस चौकीदार को अपने शहर में जकड़े जा रही थी। मैं रोज तुम्हें इस जगह देखती हूँ, लेकिन आज मुझसे रहा ना गया। मैं जब भी तुम्हें इस कड़ाके की ठंड में देखती हूँ तो मुझे तुम पर बहुत तरस आता है। देखो ना, आज मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर तैयार होकर आई हूँ, ताकि तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। देखो ना यहाँ कितनी सर्दी है, आओ कहीं और चलते हैं। उसने चौकीदार का हाथ पकड़ते हुए कहा। उसके मुंह से निकला हुआ ये जुमला एक हुक्म था, ज्यादा सोचो मत और मेरे साथ चलो। उसने चौकीदार को पूरी तरह से अपने शहर में जकड़ लिया था। वो बेचूं चरा उसके साथ हो लिया और मबहूत होता हुआ उसके पीछे चलता रहा। देखते ही देखते थोड़ी ही देर बाद वो अंधेरे में गायब हो गया, लेकिन कदमों की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी, सिर्फ पायल की गूंज। लेकिन चौकीदार का दूर दूर तक कोई नामो निशान न था। वो बराबर उस हसीना के पीछे चलता हुआ जा रहा था। चलते चलते वो हसीना एक वीरान मकान के करीब जाकर रुक गई और मुस्कुराती नजरों से चौकीदार को दिखने लगी। अरे बुद्धू, कब से मेरे पीछे पीछे चल रहे हो? आओ इधर आओ। उसने फौरन ही चौकीदार का हाथ थाम लिया। अब तुम मेरे आगे आगे चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी। उसकी जुबानी नजरें चौकीदार को अपना गर्विदा कर चुकी थी। अब चौकीदार आगे हो लिया और मकान का दरवाजा खुद ब खुद ही खुल गया। वो जैसे ही उस मकान में दाखिल हुआ तो अंधेरे कमरे में उसे एक तरफ छोटी सी मोमबत्ती जलती हुई नजर आई। इसकी रोशनी इस अंधेरे के सुकून को मिटाने के लिए नाकाफी थी, मगर चौकीदार बगैर किसी डर के उस कमरे में दाखिल हो गया। पायल की झनकार एक लम्हे को मासूम हो गई और वो हसीना भी एकदम से गायब हो गई। चौकीदार ने कमरे में दाखिल होते ही पूरी तरह से कमरे का जायजा लिया, लेकिन उसकी नजरें तो उस हसीना के लिए मतलाशी थी, जो एकदम से ही कहीं गायब हो चुकी थी। वो हैरान और परेशान खौफजदा नजरों से पूरे कमरे को देख रहा था। इन बोसीदा दीवारों पर मनो मट्टी चढ़ी हुई थी और देखने से ऐसा लगता था कि शायद बरसों से यहाँ कोई नहीं रहता। वो कुछ देर तो यूं ही खड़ा रहा, लेकिन आखिरकार वो उस हसीना को आवाजें देने लगा, क्योंकि अब वो मुकम्मल तौर पर उस हसीना के नरगे में आ चुका था। उसकी कोई भी आवाज कारगर साबित ना हुई। अगले ही लम्हे कमरे में जलती हुई मोमबत्ती खुद ब खुद ही बुझ गई और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। चौकीदार का फूला हुआ सीना अब खौफ से पिचकने लगा था। उसने डरते हुए अंधेरे में देखने की कोशिश की, लेकिन वो औरत उसे कहीं भी नजर न आई। वो अचानक से दरवाजे की जाने बढ़ा। वो अब यहाँ से निकल जाना चाहता था, लेकिन उसे खुद से खौफ महसूस होने लगा था। इस मकान में किसी को मौजूद ना पाकर उसे वहशत होने लगी थी। वो जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल जाना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
उसे कहीं से भी बाहर निकलने का रास्ता नजर न आ रहा था। वो खौफ और हैरत की मिली-जुली कैफियत लिए फटी फटी आंखों से इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था। अगले ही लम्हे अंधेरे में उसे किसी चीज के सुरकने की आवाज आई। उसने अपना पूरा ध्यान उस आवाज की तरफ लगाया और इस चीज को देखने की कोशिश करने लगा। ये एक सुर्ख रंग की बड़ी सी छिपकली थी जो मुसलसल टिकटिकी लगाए उसकी जानिब देख रही थी। उसकी सुर्ख लपलपाती हुई जबान बार बार बाहर की जानिब निकल रही थी। ये कोई मामूली छिपकली नहीं बल्कि कोई और ही मखलूक थी। एक दबी हुई सी चीख चौकीदार के मुंह से निकली और वो घबराकर पीछे की जानिब हट गया। वो फौरन ही यहाँ से भागा और दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसे एक जोरदार ठोकर लगी और वो मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। जिस चीज से उसने ठोकर खाई थी उस पर नजर पड़ते ही उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई, क्योंकि ये कुछ और नहीं बल्कि एक इंसानी खोपड़ी थी। उसने उठने की बजाय एक तरफ को घसीटना शुरू कर दिया। अब उसने महसूस किया कि कमरे में हल्की हल्की सी रोशनी होने लगी है। उसने जूं ही चौंक कर अपनी आंखें मली तो कमरे में मोमबत्ती फिर से जल उठी। उसने घबराकर खौफ के मारे फौरन ही अपनी दोनों आंखों पर हाथ रख लिए। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसका दिल अभी उछलकर हल्क में आ जाएगा। उसी वक्त कमरे में सितार बजने लगे। अचानक ही कमरे में फिर से वही पायल की झनकार आई, जैसे कोई दूर से चलता हुआ उसकी जानिब बढ़ रहा था। ये झनकार उसी कमरे तक आकर फिर से खामोश हो गई और पूरे घर में वहशतनाक सन्नाटा छा गया। अगले ही लम्हे उसके जहन में आने वाले ख्याल ने उसे बुरी तरह से लर्जा कर रख दिया था। कहीं वो उस सुर्ख मकान के अंदर तो नहीं जिसके मुतालिक उसे मोहल्लेदारों ने बताया था कि ये एक आसेबी मकान है, और बाज दफा तो अखबारात में भी कई कालम छप चुके थे। शायद कोई बदरूह थी जो हर जुमेरात की रात को उस मकान से बाहर निकला करती थी। इलाका मकीनों में अक्सर लोगों ने उस पायल की झनकार सुनी थी और बाज लोगों ने तो शायद उस हसीना को देखा भी था। उनके मुताबिक वो कोई औरत नहीं बल्कि एक बदरूह थी या फिर चुड़ैल जो लोगों को अक्सर अपने नरगे में लेकर उस मकान में ले जाकर कत्ल कर दिया करती थी। हाँ, हाँ, ये वही मकान तो है। मैं इसके अंदर कैसे आ गया? अब वो खुद को कोसने लगा। अब फिर से उसके जहन में एक और खौफ ने जन्म लिया। ओ मेरे खुदाया, आज तो जुमेरात है। जुमेरात। उसने घबरा कर फौरन ही बाहर की जानिब अपनी नजर दौड़ाई। अचानक ही उसे घर के एक कोने में खला नजर आया। उसने जरा सी हिम्मत की और उस तरफ रेंगना शुरू कर दिया, लेकिन अब उसे अपना जिस्म अब एक बोझ महसूस होने लगा था। उसने अंधेरे में ही एक इंसानी हड्डी उठाई और उसे एक डंडे की तरह अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने जमीन पर अपना पड़ा हुआ डंडा उठाया और फौरन ही खड़ा होने की कोशिश करने लगा। अब वो दीवार के किनारे से लगता हुआ कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। अचानक ही वो किसी चीज से टकरा गया। उसने घबराकर जैसे ही नीचे की जानिब देखा तो एक पुराना सा संदूक उसका मुंतजिर था, जो कि ऐन बाहर निकलने वाले रास्ते में पड़ा हुआ था। एक बार फिर से उसके रगो पे में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। इस संदूक पर भी वही सुर्ख छिपकली उसे अपनी जानिब घूरते हुए दिखाई दी। उसका दिल पूरी रफ्तार से धड़क रहा था और न जाने उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आने लगी थी। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा फौरन ही छिपकली पर दे मारा, लेकिन छिपकली वहां से गायब हो गई, जबकि संदूक पर लगा हुआ ताला डंडा पड़ने की वजह से खुद ब खुद ही खुल गया। उसने एक आखिरी नजर संदूक पर डाली और वहां से निकलने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया तो किसी अनजानी कुव्वत ने उसका रास्ता रोक लिया। उसका दिल अंदर ही अंदर से उसे मजबूर कर रहा था कि उस संदूक के अंदर झांका जाए। उसने डरते हुए हाथों से उस संदूक को खोलने की कोशिश की। ये खस्ता हाल संदूक हाथ लगाते ही खुलने के लिए बेताब था। जैसे ही उस चौकीदार ने संदूक में नजर डाली तो डरकर चंद कदम पीछे हट गया। संदूक में उसी खूबसूरत औरत की लाश थी जो उसे इस घर तक ले आई थी। खौफ की वजह से उसके कदम अब मन के हो गए थे, क्योंकि उसकी सुनी हुई तमाम बातें आज सच हो गई थी। ये उसी बदरूह की लाश थी जो अभी कुछ ही देर पहले उसे अपने साथ ले आई थी। लेकिन शायद अगला मंजर इससे भी ज्यादा भयानक होने वाला था। उस औरत की लाश ने अपनी आंखें खोल दी थी और वो अब संदूक से बाहर आने लगी थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उसका खूबसूरत चेहरा भयानक मंजर पेश कर रहा था। उसकी आंखों की जगह दो गड्ढे नजर आने लगे
और दांत भी बाहर की तरफ बढ़ने लगे। वो औरत फौरन ही संदूक से निकली और चौकीदार की जानिब बढ़ी। चौकीदार का तो पूरा वजूद लरज कर रह गया था और वो लरजते हुए कदमों के साथ दीवार की जानिब सुरकने लगा। वो बदरू जैसे जैसे चौकीदार की जानिब बढ़ रही थी, वैसे वैसे पूरे कमरे में पायल की जनकार गूंज रही थी। चौकीदार को अब अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। उसने घबरा कर अपने कांपते हुए वजूद पर एक नजर डाली तो उसके तमाम कपड़े भीग चुके थे। इससे पहले कि वो औरत चौकीदार का कलेजा निकाल कर खा जाती, चौकीदार के मुंह से खौफनाक चीख निकली और उसकी आंखें बंद होने लगी। अगले ही लम्हे उसे अपनी गर्दन पर दो दांत करते हुए महसूस हुए। उसने आखिरी बार एक दहशतजदा चीख मारी जिसे पूरे मोहल्ले ने सुना था। मैं हड़बड़ाकर अपने बिस्तर से उठ बैठा। वो वो उसका खून पी जाएगी, वो चौकीदार को मार डालेगी, वो उसे मार डालेगी। मैं बुरी तरह से चीख रहा था और मेरे तमाम घर वाले मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हुए बैठे थे। मैं फौरन ही अपने पलंग से उठकर बाहर की जानिब भागा, मगर उसी वक्त मेरे बड़े भाई ने मुझे आकर पकड़ लिया। चीखों की आवाज अब भी मेरे कानों में पड़ रही थी, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता मद्धम होती जा रही थी। मेरी वहशत अब बहुत हद तक कम हो चुकी थी, क्योंकि अब चौकीदार के बचने की कोई भी उम्मीद ना रही थी। बेटा, बेटा संभालो खुद को, मेरी माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा। शायद तुमने कोई भयानक ख्वाब देखा है। नहीं माँ जी, ये ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। मुझे चौकीदार को बचाना है, खुदा के लिए मुझे छोड़ दे। शायद कुदरत मुझे इस ख्वाब के जरिए उस अजीबोगरीब सुर्ख मकान का राज जाहिर करना चाहती थी। शायद उन चीखों को मानी पहनाना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वाले मेरी बात पर यकीन करने को तैयार न थे। लेकिन अगली सुबह जब पुलिस ने चौकीदार को तलाश किया तो वो उन्हें कहीं भी ना मिला, बल्कि उसकी लाश उस सुर्ख मकान के अंदर से बरामद हुई। उस बदनसीब चौकीदार का खून में लिथड़ा हुआ जिस्म हम सबके लिए बाइस इबरत था। मैंने ये कहानी किस दर्दनाक कैफियत में सुनाई है, शायद इसका अंदाजा तो सिर्फ मुझे ही है, क्योंकि अकेला मैं ही जानता हूँ कि उस रात चौकीदार पर क्या गुजरी। काश काश कि मैं उसको बचा पाता, क्योंकि मेरा वो ख्वाब महज एक ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत था। ठीक चंद दिन बाद ही मेरे घर वालों ने वो जगह छोड़ दी और अब हम मुल्तान में रहते हैं। आज भी जब मुझे वो वाकया याद आता है तो खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।